गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो। अगर आप एक बार में तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी का कर रहे हैं या फिर रेलवे का कर रहे हैं, आरआरबी जिसको कहते हैं, या फिर आप कोई स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप यूपी का ले लीजिए, चाहे आप स्टेट आपका झारखंड का ले लीजिए, किसी भी स्टेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका हर एग्ज़ाम में पॉलिटी आता है, और पॉलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो। और आने वाले दिनों में अगर आप देखा जाएगा तो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी में आर्टिकल से पूछा जाता है, आर्टिकल से पूछा जाता है। फिर आपका जो गवर्नर जनरल, या फिर आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कितने मेंबर्स थे उसमें, कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, कितने डायरेक्टर्स थे, ये सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उस तो सब तो बात की बात है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, आज का पहला क्लास जो है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको फुल कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका पार्ट बाय पार्ट होगा, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में 1 2 3 करके आपका लाइन बाय लाइन रहेगा। और हो सकता है लास्ट में मैं उन सभी जो वीडियो को कंपाइल करके एक ही वीडियो में बना दूं, उसमें आपका हो जाएगा 1-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटी में, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल का डेवलपमेंट हुआ, मतलब कैसे क्या आपका पैसे, मतलब आपको इसमें जानने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हम लोग का यहाँ भारत देश में आया, फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया आपका ब्रिटेन का जो किंग था, लॉर्ड नॉर्थ जो था, वहाँ पर आपका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया। फिर नेक्स्ट 20 ईयर के लिए ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का राइट दिया। इस सब के बारे में हम लोग विस्तार में जानेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसका जो नोट्स है, ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसका लिंक मैं आपको, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा नाम है मंगल, नाम है, ठीक है। और मैं कम से कम हो गया मेरा आज से 7 साल से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ एसएससी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, सारा कंटेंट मैं दिलवाऊँगा जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी क्या है? इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ज़रा से रुकिए, मैं थोड़ा फ्लाइट मोड ऑन करता हूँ, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा बीच बीच में क्लास में, ठीक है। नोटिफिकेशन आते रहता है तो डिस्टर्बेंस होता है, फ्लाइट मोड कर देने से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए, कंपनी रूल। कंपनी रूल आपका कब से शुरुआत हुआ था? कंपनी रूल आपका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 1773 में, ठीक है। ये जो कंपनी रूल का जो शुरुआत है वो आपका 1773 में शुरुआत हुआ था, और इसका जो एंडिंग है, जो ख़त्म हुआ था, वो हुआ था 1857 में। क्या हुआ था? कंपनी रूल का जो उदय है वो 1773 में हुआ, और इसकी जो समाप्ति है, द एंड है, वो हुआ था 1857 में। और उसके बाद, इसका एंड होने के बाद क्या हुआ था? क्राउन रूल। क्राउन रूल आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और वो कब स्टार्ट हुआ था? आपका क्राउन रूल आपका स्टार्ट हुआ था 1858 में स्टार्ट हुआ था, और ये कब तक चला? आपका 1947 तक चला, ठीक है, क्राउन रूल। इतना तो आपको पता चल गया, यहाँ तक सब सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी रूल के अंडर अगर देखा जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था,
जब भारत में क्राउन रूल या नहीं था तो उस टाइम आपका कंपनी रूल था, और मतलब उस टाइम का कंपनी रूल था, और कंपनी रूल के अंडर में 3 प्रेसिडेंसी थे, 3 गो प्रेसिडेंसी था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो 3 गो प्रेसिडेंसीज क्या क्या था, पहला जो है आपका गवर्नर था, सेकंड था आपका डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरा था आपका मेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे, टोटल कितने मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स थे। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर, गवर्नर कितने थे, तो गवर्नर आपको बोलना है एक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेपुटी कितने हैं, डेपुटी गवर्नर, डेपुटी गवर्नर पूछा जाए तो आपको एक बताना है, और मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूछा जाए मेंबर का, तो आपको कितना बताना है, 24 बताना है। ये जो चीज़ है आपको यहाँ से यहाँ तक रट लेना है, ठीक है, रटना नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि पॉलिटी रटने वाला चीज़ है, रट के आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। हो सके तो आपको क्या करना है, डेली एक बार सुबह सो के उठना है, और आपको एक बार खाली रीड करना है। वैसे आपको फिर सुबह, फिर दूसरे दिन रात को सोने से, उसी दिन रात को सोने से पहले एक बार रीड करना है, फिर सो जाना है, फिर दूसरे दिन फिर से रीड करना, फिर नेक्स्ट पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, वैसे करके डेली अगर पढ़ते रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में बैठते जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और रटनती विद्या बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो कंपनी रूल के बारे में हम लोग विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। कंपनी जो रूल है वो 1773 में स्टार्ट हुआ था, और इसका एंडिंग है 1857, ठीक है। कंपनी रूल के अंदर ही क्या हुआ, ब्रिटेन ने एक लॉ पारित किया, एक कानून पारित किया, जिस कानून का नाम है, जो सर्वप्रथम, जो सबसे फर्स्ट रूल जो था, जो नियम है, जो कानून है, जो पारित हुआ था, वो किसके अंडर हुआ था, वो हुआ था पीएम ऑफ ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। वो नियम पारित हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के द्वारा। और उस टाइम कौन था, उस टाइम था आपका लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। अगर आपको पूछा जाए जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हो रहा था उस टाइम आपका कौन था, क्या बोलते हैं, पीएम कौन था, तो उस टाइम को बताना है लॉर्ड नॉर्थ था, ठीक है। और लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, सीक्रेट कमेटी का गठन किया। क्या, सीक्रेट कमेटी का गठन किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीक्रेट कमेटी का गठन किया था। और इस एक्ट को माना जाता है ये पहला एक्ट था। दिस एक्ट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंट्रोल। ये एक्ट, इस एक्ट को इस तरह से माना जाता है कि ये ऐसा एक्ट था, जो पहला एक्ट था, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो गवर्नर थे, गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली कंट्रोल में मतलब लाया था, ठीक है। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था, अपना मनमोजी। तो अगर तुमको कोई कंट्रोल ना करे, कोई तुमको बताए नहीं ये सही है गलत है, कोई तुमको कंट्रोल ना करे, तो तुम उत्पात मचाओगे। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना उत्पात मचा रहा था। जैसे कि मसाला जो था, जो स्पाइसेस का जो व्यापार करता था, उसमें आपका घोटाला कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पाइसेस हो गया आपका, टी का हो गया, चाय का हो गया, ऐसे बहुत सारे जो ट्रेड्स थे, व्यापार थे, जिसके वजह से घोटाला बहुत ज़्यादा कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया, एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया था। और इसमें 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया, पास किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, ट्रेड राइट दिया गया, मतलब व्यापार करने का कुछ राइट दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, वेट एक सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ट्रेड राइट्स। क्या मिला, ट्रेड राइट्स, व्यापार करने का उसको क्या मिला, राइट मिल गया, ठीक है। और ये क्या किया, एकल, मोनोपोली मतलब क्या होता है, एकल, जो एक ही आदमी कर सकता है। मान लो मैंने तुमको राइट दे दिया है कि जाओ तुम, जो मसाला का व्यापार खाली तुम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ये तुम्हारा राइट है। या चाय पत्ती का बागान है, वो क्या किया, पूरा भारत देश में मैंने तुमको हक दे दिया, तुम्हारे अलावा कोई बेच नहीं सकता, खाली तुम्हें बेचेगा। तो इन लोगों का क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, ट्रेड राइट्स दे दिया, ट्रेड करने का हक दे दिया। कब तक दिया, नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए क्या किया ब्रिटेन ने, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, राइट दे दिया कि तुम जाओ, अगले 20 साल तक तुम व्यापार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था,
तो अगर आप हिस्ट्री बुक अगर लक्ष्मीकांत को उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा गवर्नर ऑफ बंगाल। जब कंपनी रूल जब नहीं आया, जब भारत में था उस टाइम नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी था उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जब कंपनी रूल आया उस टाइम क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ जनरल कहा जाने लग गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो आपको बताना है वेरिन हेस्टिंग। जो आपका येलो कलर में जो पॉइंट आउट किया हुआ है, किसमें? येलो कलर में। ठीक है, उसमें आपको माइंड में रखना है कि ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये सबको आपको माइंड में रखना है। ठीक है। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जो जनरल थे वो कौन थे? वेरिन हेस्टिंग थे। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपको बताना है वेरिन हेस्टिंग। क्या? वेरिन हेस्टिंग। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश किया था, कहाँ सबसे पहले सेटअप किया गया था, तो आपको बताना है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, जिसको अभी आप लोग कोलकाता बोलते हैं, पहले उसको कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है। टोटल उसमें 4 जजेस थे। और आपको याद रखना है कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कब सेटअप हुआ था? 1774 में हुआ था, 1774 में आपका क्या सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में सेटअप किया गया था। टोटल उसमें कितने जजेस थे? 4 जजेस थे। एक चीफ जस्टिस था आपका, जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे नाम था, और 3 अदर जजेस थे, जिसका नाम था लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमिस्टर। ठीक है। एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर प्रोहिबिटेड फॉर टेकिंग गिफ्ट्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या किया? आपका गिफ्ट लेने से रोक दिया गया। जो छोटा मोटा जमींदार था वो लोग क्या करता था? थोड़ा मोड़ा गिफ्ट देके उन लोग से फायदा लेता था, जमींदार लोग गिफ्ट देता था। तो क्या हुआ था? इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, उन लोगों को क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो जिसकी वजह से उन लोग को कंट्रोल में लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पास हुआ था, उसी में क्या जोड़ दिया गया? उसी में जोड़ दिया गया कि आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो गिफ्ट नहीं ले सकते हैं किसी भी आदमी से। कोई भी अगर आदमी आपको दे रहा है गिफ्ट, तो आप गिफ्ट नहीं ले सकते। अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो आप पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट लिखाने के लिए गए हैं। ठीक है। अब रिपोर्ट लिखाने का टाइम क्या हुआ? एक पार्टी कमजोर है, एक पार्टी आपका बहुत पैसे वाला है। तो पैसे वाला क्या करेगा? कुछ पैसा दे देगा, फिर आपका वो क्या करेगा? केस रजिस्टर नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है? इससे आपका सिस्टम में आपका लूप होल निकल जाता है, और इसके वजह से लोग जो दूसरा आदमी रहता है प्रताड़ित होता है, जो गरीब आदमी रहता है। तो उसी तरह से ये भी था। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था? आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उनको लॉस हो रहा था इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको पास करना पड़ा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो सेटलमेंट का जो एक्ट था वो कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था आपका 1781 में। क्या? 1718 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ था। गवर्नर ऑफ कलकत्ता गॉट द राइट्स टू मेक लॉज फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता जो था उनको क्या किया था? उनको राइट दिया गया था। क्या राइट दिया गया था? लॉज बनाने के लिए। किन किन स्टेट्स के लिए? आपका बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए। इन 3 राज्यों में, अभी तो ये 3 राज्य है लेकिन इसको पहले बंगाल प्रोविंस कहा जाता है। ये 3 राज्य बंगाल के अंडर में ही आता था। ठीक है। तो इन 3 राज्यों को हक दिया गया था कि आप लोग जो रूल बना सकते हैं। क्या? गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता, जो गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता था उनको क्या किया था? उनको राइट दिया गया था। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो गया, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता था। वहां पर दिल्ली में ही सबको आपका कलकत्ता में ही आपको सब कुछ सेटअप किया गया था। ठीक है। तो सेटलमेंट एक्ट क्या कहता है? सेटलमेंट एक्ट 1781 कहता है कि पहली बार
उस गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता को क्या किया, ब्रिटेन के द्वारा राइट दिया गया कि आप लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए आप लोग लॉ बना सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप लोगों का जो मर्जी हो आप लोग नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को हक दिया गया। आपका हो गया 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। जो पीट्स इंडिया एक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में हुआ था ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार और प्रशासन, दोनों को दो भागों में विभाजित कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। इनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ट्रेड व्यापार, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन ट्रेड व्यापार में क्या होता था, ट्रेड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, और एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जिनको हम लोग हिंदी में प्रशासन कहते हैं, उनमें होता है 4 बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, 4 बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, और उनको सेटअप इनके द्वारा किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा सेटअप किया गया था। टोटल 6 मेंबर थे इसमें, टोटल कितने, 6 मेंबर्स। A court was established in England for the cases of the employees of East India Company। एक क्या किया, एक कोर्ट को सेटअप किया गया, किस चीज के लिए सेटअप किया गया था, जो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, उन लोग भी तो कोई ना कोई गलती करेगा, उन लोगों को भी तो जज वहाँ पर जाके उनको धमकाएगा, उन लोगों को भी ये करेगा, वार्निंग देगा। तो उन लोग इसके लिए क्या किया है, उन लोग कोर्ट क्या किया, कोर्ट ओपन किया, कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो एक कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया है, किनके लिए, फॉर द केसेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उनके केसेस को हैंडल करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर ऑल्सो सेपरेटेड, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनको भी सेपरेट किया गया। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1786 का, 1786 का, एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल था बंगाल को, उनको कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाने लग गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनको क्या कहा जाने लग गया, 1786 के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कहा गया, कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाने लग गया। फर्स्ट टाइम दिस पावर और पोजीशन वाज गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कमांडर इन चीफ ये जो पोजीशन है और या फिर ये जो पावर है, इसको पहली बार किसको दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगर आप ये एक जो फेमस एक्ट है चार्टर एक्ट, इनके बारे में अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़े होंगे 9-10 में, तो चार्टर एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं सर लोग, तो चार्टर एक्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे, चार्टर एक्ट। तो इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे चार्टर एक्ट क्या है क्या नहीं है। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंड फॉर 20 ईयर्स। तो इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या हुआ, चार्टर एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अगले पहले तो 20 साल के लिए आपको व्यापार करने के लिए अधिकार तो दे दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब वो टेन्योर खत्म हो गया, जब 20 साल पूरे खत्म हो गए, तो फिर नेक्स्ट 20 साल के लिए इस चार्टर एक्ट के थ्रू 1793 इस चार्टर एक्ट के तहत अगले 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए क्या किया, हक दे दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, अगले 20 साल के लिए। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, जो सैलरी है, जो पैसे हैं
और जो अलाउंसेस है, जो आपको भत्ता मिलता है, उसके साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी हो गया, HRA हो गया, रूम। अच्छा तो देखेंगे आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है उन लोगों को HRA मिलता है, आपका रूम अकोमोडेशन, बिजली भत्ता, उन सब कुछ दिया जाता है। उसी तरह से इसमें जो लिखा हुआ था सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वेयर स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, जो भारत में जो व्यापार हो रहा था उसमें जो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था, उसी टैक्स के पैसे से यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को पैसे देने चालू किए, भत्ता देने, कुछ कुछ पैसा भत्ता देने चालू किया। ठीक है, पहले तो ब्रिटेन से पैसा आता था, लेकिन अब क्या किया, अब नया एक्ट के थ्रू जो चार्टर एक्ट जो पास हुआ 1793, जो चार्टर एक्ट जो पास हुआ, इस एक्ट के तहत क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो एम्प्लॉयज थे उन लोगों को पैसे देने चालू किया इंडियन रेवेन्यू से। इंडिया में जो रेवेन्यू हो रहा है, इंडिया में जो टैक्स कुछ कलेक्ट करके जो पैसा आ रहा है, जो मसाला वसाला बेच उच के, उन सब से जो पैसा आता था उससे क्या किया, पैसा देना चालू कर दिया जो काम करता था उसके अंडर, जो एम्प्लॉयज था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उन लोगों को पैसे देने चालू किया। On 21st April 1973, ICS इंडियन सिविल सर्विस, ओके, इंडियन सिविल सर्विस अभी जो हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस, अभी है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इससे पहले था ICS, CIVIL होगा, सिविल स्प्रिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑन 21 अप्रैल 1973 ICS सर्विस वॉज फाउंडेड, जो इंडियन सिविल सर्विस का जो सेवा है उसको कब फाउंडेड किया गया था। अगर वो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए किसी भी एग्जाम में कि सर्वप्रथम जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है वो कब हुआ था, तो आपको बताना है 1793 में। ठीक है, इसको फाउंडेड किया गया था। इन 1793 रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस वाज इस्टेब्लिश। इन 1793, तो 1793 में क्या हुआ, जो रेवेन्यू बोर्ड, जो टैक्स कलेक्ट करने का, जो टैक्स जहाँ कलेक्ट करके जमा किया जाता है, तो एक बोर्ड होता है जैसे बिजली बोर्ड। बिजली बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पर आप लोग घर में मीटर लगा हुआ है, कोई एक व्यक्ति जाता है आपके घर में, फिर वो रीडिंग करता है, रीडिंग करने के बाद वहाँ बिजली उठता है, बिजली बिल में जो पैसा, जो आप लोगों को पैसा आता है, जो बिल आता है, वो लोग क्या करते हैं, वो आपको दे देते कितना रुपया आया, फिर आप लोग वहाँ जाके जमा करते हैं। तो ये तो आपका अभी का टाइम में हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो आपका वहाँ पर जो व्यापारी था, जो लोग व्यापार व्यापार करता था, मान लीजिए आपने कोई दुकान लगाया है, उस टाइम उस जमाने का मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो उस टाइम क्या था, लोग कुछ भी मतलब अपना छोटा मोटा व्यापार पर कर रहा होगा, या फिर कोई बड़ा जमींदार है, उसका बहुत सारा खेत है, 10 एकड़ 20 एकड़, उसमें से क्या होता था, उसमें से आपका कुछ पैसा निकलता था, तो उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होता था, उसमें एक पुलिस का भी गठन किया था, जो जाके आपका क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, जो पैसा, जो टैक्स जो कर होगा उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो उसके लिए भी एक रेवेन्यू बोर्ड, जो टैक्स जमा करने का एक बोर्ड बनाया गया था। क्या होता, इन 1793 रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस वाज एस्टेब्लिश। तो क्या हुआ था, रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस का क्या हुआ था, गठन किया गया था। कब किया गया था, 1793 में। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा का पिता कौन है या फिर जनक कौन है, तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। द प्रोविंशियल गवर्नर गॉट ए वेटो पावर, जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनको क्या हुआ, उनको वेटो पावर, गॉट वेटो पावर, उनको वेटो पावर मिला। किनके अगेंस्ट में, काउंसिल के अगेंस्ट में। क्या देखिए क्या लिखा हुआ, द प्रोविंशियल गवर्नर, जो प्रोविंशियल गवर्नर है, द प्रोविंशियल गवर्नर गॉट वेटो पावर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ देयर काउंसिल। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको क्या मिला, वेटो पावर मिला। इनके अगेंस्ट में जो काउंसिल जो डिसीजन करेंगे उनके खिलाफ वोट करने के लिए उनको वेटो पावर मिला। ठीक है, इन 1813 में
1800 का जो 1813 में और एक चार्टर्ड एक्ट पास हुआ। एज पर दिस एक्ट द रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया, एज पर दिस एक्ट, एज पर, वेट वन सेकेंड, एज पर दिस एक्ट the role of company in India was extended for next 20 years but trade monopoly of East India Company was abolished। तो जो 1813 में क्या हुआ था, जो चार्टर एक्ट जो था उसमें एक नया नियम एडेड किया। क्या नया नियम एडेड किया? इसमें जो ट्रेड मोनोपोली था, जो एकल व्यापार करने का जो सिद्धांत था, उसमें क्या किया, उसको खत्म कर दिया गया। कि पहले क्या था कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकता है, बाहर में विदेश का जो कोई भी अलग अलग कंपनी आके भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन जो चार्टर एक्ट के लागू होने के बाद 1813 में एक नया चार्टर एक्ट लागू करने के बाद उस टाइम क्या किया, इस जो ब्रिटेन गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने क्या किया, उसने एक नया नियम लागू कर दिया। बोला कि तुम बाबू हो गया तुम्हारा जितना 20 साल तक, तुम 20-40 साल तक तुम तो व्यापार ऊपर कर लिया, अब बाबू इसको तुमको बंद करना होगा। अब सबको व्यापार करने का हक दिया जाएगा इंडिया में, एक्सेप्ट 2 ट्रेड राइट्स। 2 ट्रेड राइट्स को छोड़ के क्या किया, 2 चीजों का व्यापार जो है उनको छोड़ के, एक चाय का व्यापार, एक चाय पत्ती का व्यापार, और क्या था, और एक चाइना से व्यापार, चाइना से व्यापार। ये 2 चीज छोड़ के तुम बाद बाकी सब कर सकते हो। ठीक है। इन 1813 क्रिश्चियन मिशनरी वाज अराइव्ड इन इंडिया। तो 1813 में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज जो था वो भारत में उनका आगमन हो गया। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब अपने जानते होंगे, जो क्रिश्चियन धर्म गुरुएं जो थे वो भारत में उनका आगमन हुआ। वो लोग क्या करते थे, जो हिंदू हो गया, जो अलग अलग हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, वो लोग धर्म को परिवर्तन करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करने लग गया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आया था भारत में, वो लोग क्या किया, जब भारत में आया तो वो लोग हर के जो दूसरे धर्म के व्यक्ति थे, वो लोगों को कन्वर्ट करने का कोशिश किया। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आपको इतना जानना है कि 1813 में क्या हुआ है, क्रिश्चियन मिशनरीज का अराइव्ड हुआ। कब? 1813 में। कब कहाँ आपका आगमन हुआ? भारत में आगमन हुआ। कब हुआ? 1813 में। कब हुआ? 1813 में, याद रखना है। इनका क्रिश्चियन मिशनरीज का। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज क्या किया, हर साल दिया। 1 लाख रुपीज पर एनम वाज एस्टेब्लिश्ड वाज सैंक्शन फॉर इंडियन एजुकेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनके द्वारा भारत में शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या किया गया, आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया क्या हर साल देने का वादा किया गया, सैंक्शन किया कि हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा, 1 लाख रुपया इंडियन एजुकेशन को सुधार करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1813 में। ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, 2 चीज। पहला क्या था, क्रिश्चियन मिशनरी का अराइव्ड। दूसरा था 1 लाख रुपीज जो सैंक्शन किया गया था फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो 1833 है, इसमें क्या हुआ था, जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसमें क्या किया था, एज पर दिस एक्ट द इंटायर ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। इस एक्ट के आने के बाद जो ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया कंप्लीटली, खत्म कर दिया गया। ठीक है, एज पर दिस एक्ट द एंटायर ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। इसको क्या किया? एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकल व्यापार है, खाली मैं ही व्यापार करूंगा भारत देश में, उस चीज को एकदम पूरी तरह ही द एंड कर दिया। आफ्टर दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड ऑफ टी आर कंप्लीटली एंडेड। जो चाइना से व्यापार हो गया, चाय का व्यापार हो गया, इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया इस एक्ट के आने के बाद।
एज पर दिस एक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व सेंट्रलाइज्ड। इस एक्ट के आने के बाद, चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट के आने के बाद क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को जो था उसको क्या किया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में बहुत कुछ हुआ, इसको आपको रिमेंबर रखना है। पहला क्या हुआ था, पहला आपका ट्रेड मोनोपोली जो है, ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरा क्या किया, चाइना के साथ टी का व्यापार और ट्रेड विद चाइना, जो चाइना के साथ व्यापार है उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। एज पर दिस एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व सेंट्रलाइज्ड। और इस एक्ट के आने के बाद क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो कानून विधेयक, जो कानून लॉ जो बनाने वाला सिस्टम था, उसको क्या किया था, टोटली सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रल के मतलब सेंट्रलाइज्ड कर दिया और बंगाल के द्वारा ही कानून सब कुछ बनाया जाएगा। कोई बाहरी, कोई और खुद से बना नहीं सकता, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कुछ और रूल बना नहीं सकता है। उसको जो बंगाल में आपका जो बंगाल गवर्नमेंट जो सेटअप किया था वही बना सकता है। एज पर दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस एक्ट के आने के बाद, इस चार्टर एक्ट के आने के बाद, और ये चार्टर एक्ट क्या है, ये चार्टर एक्ट है आपका 1833 का चार्टर एक्ट आने के बाद क्या हुआ, इसमें आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग पहले कहते थे, क्या कहते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे ना, उसको चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के बाद क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, विलियम बेंटिक। क्या, विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है विलियम बेंटिक। एज पर दिस एक्ट ए लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। इस एक्ट के तहत लॉ कमीशन का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसके तहत क्या किया, लॉ कमीशन का गठन किया गया। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गॉट रेवेन्यू राइट्स। और गवर्नर जनरल और काउंसिल गॉट, जो गवर्नर जनरल और उनके जो काउंसिल्स थे उनको रेवेन्यू राइट्स मिल गया उन लोगों को। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजियन एंड बर्थ प्लेस। तो सर्वप्रथम जो पहला काम किया था विलियम बेंटिक ने, वो क्या किया था, वो किया था जो भेदभाव होता था, जो डिस्क्रिमिनेशंस होते थे हमारे भारत देश में, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर, चाहे जन्म के आधार पर, चाहे जन्म स्थान के आधार पर, उन सभी चीज़ों को बंद किया गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे कि आपका एसटी जो जाति है, जो दलित जाति है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा असम्मान किया जाता है। जो बड़े जाति है उनके द्वारा उनको कुएं का पानी नहीं पीने देता था। ऐसा अभी तो कोई भी बोलेगा तो भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम होता था ऐसा। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम आपको कोई अगर उस कुएं से पानी पी लेता था, कोई अगर दलित जाति का व्यक्ति है और किसी बड़े जाति का वहाँ पर एक कुआं है और वही सबको वहाँ पर क्या होता था, कोई छोटे जात को अलाउ नहीं होता था कि यहाँ से पानी भी पी सके। अगर पानी पी लिया तो उसको पीटते थे, मारते थे, यहाँ तक कि मार भी देते थे, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ होता था। तो इन सभी चीज़ों को पहली बार अगर आपने आपसे पूछा जाए तो रोका किसने, जिसको रोका गया है विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। इसको रोका गया है किन किन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रिलीजियन धर्म के आधार पर और बर्थ प्लेस के आधार पर। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 के जो चार्टर एक्ट जो हुआ था 1853 में, उनमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। दिस इज कंसिडर्ड एज द लास्ट चार्टर एक्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो आपको बताना है कि 1853 जो था यही लास्ट चार्टर एक्ट है। एज पर दिस एक्ट इन 1853 रिटन एग्जाम ऑफ आईसीएल सिविल सर्विस वाज स्टार्टेड। टी छूट गया है, स्टार्टेड। भारत में सर्वप्रथम जो भारतीय सिविल सिविल सर्विस जो सेवा है वो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1853 में। और 1853 क्या है आपका लास्ट चार्टर एक्ट भी है। और ये जो आईसीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इनको किसने कंडक्ट करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने कंडक्ट करवाया। एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर सेपरेटेड। और इस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको विभाजित किया, इनको बांट दिया गया। इंडियन आईसीएस एग्जामिनेशन जो है इनको कंडक्ट किनके द्वारा किया? लॉर्ड डलहौजी किया गया। और एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या किया? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनको सेपरेट किया गया। कंपनी रूल, कंपनी जो रूल है इनको क्या किया? टू पार्ट्स में, दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया आपका लेजिस्लेटिव। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 24 है, 24 मेंबर्स थे। और अगर लेजिस्लेटिव के ये से पूछा जाए तो ऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल 12 मेंबर्स थे। और आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स टोटल 6 थे। 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे। और 24 आपका क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। और ऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कितने थे? 12 थे। ऑल इंडिया एन ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टेब्लिश टू मेक लॉ। जो ऑल इंडियन, एक सेकंड, जो ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो इस्टेब्लिश किया गया। किस लिए इस्टेब्लिश किया? लॉ बनाने के लिए। ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे, ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है इनको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि लॉ बनाया जा सके, नियम कानून बनाया जा सके। ठीक है। एज दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट पावर। इस एक्ट के वजह से, इस चार्टर एक्ट के वजह से क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उनको पावर मिले टू एबोलिश कंपनी रूल। उनको शक्ति मिला, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ताकि वो क्या कर सकें? कंपनी रूल को पूरी तरह से भारत से खत्म कर सके। उनको ये पावर मिला। 6 मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड। टोटल जो 6 मेंबर्स थे, क्या थे? टोटल 6 मेंबर थे। टोटल 6 मेंबर टोटल 6 मेंबर ऑफ total 6 member of court of directors were terminated. Their numbers are reduced to 18. टोटल 6 मेंबर को रिड्यूस कर दिए। रिड्यूस करने के बाद टोटल कितने हुए? 18 मेंबर बचे। अगर हम पीछे जाके देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल आपका 24 था। देखिए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में पहले कितने थे? 24 थे। 24 से घट के कितने हो गए? 6, आपका 18 हो गया। 24 से घट के 18 हो गया। टोटल मेंबर्स थे पहले 24, अब घट के हो गया आपका टोटल हो गया आपका 18 मेंबर्स। माय मिस्टेक, टोटल हो गया 18 मेंबर्स। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्राउन रूल वेर स्टार्टेड। 1857 रूल के बाद आपका क्या हुआ? क्राउन रूल जो थे, जो क्वीन एलिजाबेथ का जो रूल था, क्राउन रूल, वो स्टार्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो भूलिएगा नहीं, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे और वीडियो आते रहेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास था, ये आपका किसका? पॉलिटी का। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का और नोट्स।
आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।